हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लवर में। मैं कमलेश आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी प्रकार से चल रही होगी। तो चलिए, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएसआई, यूपी बीएड और आरआरबी एनटीपीसी तो अभी चल ही रहा है। उसके बाद आप लोग का ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा आप लोग एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल जितने भी एग्ज़ाम हैं, इसके संदर्भ में ये प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, आज की प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए, आप लोग स्क्रीन पर जैसा कि देख रहे होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। कह रहा है कि समय का मात्रक नहीं है, यानी आपको बताना है कि समय का मात्रक कौन नहीं है। अब देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है अधिवर्ष, ऑप्शन बी चंद्रमा, सी दिया हुआ है प्रकाश वर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रकाश वर्ष। आप देख रहे हैं, इसमें समय का मात्रक नहीं है और ये प्रकाश वर्ष, यानी बहुत लोग प्रकाश वर्ष देखेंगे यानी वर्ष देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, इसको आंसर को यानी इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो सब वर्ष दिया हुआ है, पूछ रहा है कि समय का मात्रक नहीं है। तो यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका यूनिट क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। आप लोग इसको लाइट ईयर यानी इंग्लिश में इसको लाइट ईयर कह सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो वन प्रकाश वर्ष की वैल्यू क्या होगा, तो इसकी वैल्यू मीटर में इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। समझ गए? तो इसका कभी कभी मात्रक भी आपको एग्जाम में पूछ देता है कि 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं या कितने किलोमीटर होते हैं। तो किलोमीटर पूछ देगा तो इसमें से क्या कर देंगे, इसमें से पावर -3 कर देंगे, यानी 10 का पावर यानी 9.46 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा, यानी 12 किलोमीटर। समझ गए? तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना या संवेग संरक्षण। तो किसके सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण। यानी आपको इसको इंग्लिश में क्या करते हैं, मोमेंटम पे, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर संवेग का फॉर्मूला अगर आपको निकालना होगा तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, m/v, m1v1, यानी मास क्या होता है, यहाँ मास होता है और v संवेग, यानी ये क्या होती है, चाल होती है। समझ गए? तो आप लोग देखते होंगे कि जब रॉकेट को छोड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, धुआं निकलती है। जितनी स्पीड से उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट रहती है। यानी जिस डायरेक्शन में रॉकेट जाता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में धुआं निकलती है। तो वही क्या होती है, जैसे जैसे धुआं तेज़ निकलती है वैसे वैसे रॉकेट की स्पीड और तेज़ी से जाती है। तो समझ गए? तो यानी यही इसी पे काम करता है कि m1v1 = m2v2। समझ गए? ये इसी पे कार्य करता है। अगर इसका मात्रक पूछ दे कि संवेग का मात्रक क्या होता है, तो मास इंटू क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो मास का क्या हो जाता है, किलोग्राम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, यानी केजी मीटर पर सेकेंड, इसका क्या हो जाता है, आपका यूनिट हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में और पहुंचाएं। और लाइक के बटन को तो ऐसे ठोकना है कि टूट जाना चाहिए। समझ गए? तो जैसे जैसे आप लोग को अच्छी प्रकार के कंटेंट दे रहे हैं, वैसे ही आप लोग को प्यार भी देना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर से एक क्या होता है, इंस्पिरेशन आती है अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शरीर का वजन आपको बताना है, कहाँ ज़्यादा होता है कहाँ कम होता है। तो देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, और मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है।
तो इसमें बताना है कि शरीर का वजन इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ध्रुवों पर सबसे क्या होता है, आपको वजन की बात कर रहा है, वजन मतलब कि डब्लू की बात कर रहा है। डब्लू को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू जी। जी जहाँ क्या है, ये आपका गुरुत्वाकर्षण है, यानी एम की वैल्यू हर जगह सेम होती है, एम की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। जी की वैल्यू चेंज होती है, जहाँ जी की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ डब्लू की वैल्यू ज़्यादा होगी, जहाँ जी की वैल्यू कम होगी वहाँ डब्लू की वैल्यू कम होगी। तो यानी ध्रुव पर क्या होती है, आपकी जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो वहाँ डब्लू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी पोल पे, यानी ध्रुव यानी पोल पे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, और इक्वेटर यानी विषुवत पे, यानी इक्वेटर पे ये मिनिमम होती है जी की वैल्यू। यानी डब्लू जी पे डिपेंड करता है, जी ज़्यादा हो तो डब्लू ज़्यादा, अगर जी कम हो तो डब्लू कम। समझ गए। तो इस तरह से आप लोगों को, जैसे इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मानते हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मून के कंपेयर में अर्थ की वेट की वैल्यू कितनी होती है। समझ गए। तो वहाँ जी, यानी अगर अर्थ पे जी है तो मून पे कितना होता है, G/6 होता है। समझ गए। यानी ये मून का होता है, यानी अर्थ के तुलना में मून के कितना होता है, G/6। समझ गए। तो ऐसे आप लोग को छोटे छोटे टर्म क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए आप लोगों को अगर कहीं जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम होने लगता है। इसीलिए इसमें क्या होता है, वायुमंडलीय दाब, इसका कारण क्या हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण क्या होता है, पेन से स्याही निकलने लगती है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि अगर कुकर में कुछ रख रहे हैं, वही धरती पे बना रहे हैं और वही कुछ ऊंचाई पे जाके बनाते हैं, तो सबसे पहले कहाँ खाना पकेगा, तो जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहीं खाना ज़्यादा पहले पकेगा। तो यानी धरती पे पहले पकेगा एज कम्पेयर टू कहीं ऊंचे जगह जाने की। समझ गए। तो यही क्या होता है, यहाँ मेन प्रेशर का कमाल होता है। तो इसीलिए जहाँ जैसे ऊपर बढ़ते हैं प्रेशर क्या होता है, कमी होती है। समझ गए। तो ऐसे आप लोग 3 इडियट मूवी देखे होंगे, उसमें वायरस क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि हम लोग कि अंतरिक्ष में साइंटिस्ट लोग पेन का यूज नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ स्याही निकलने लगती है। तो वही क्वेश्चन पूछने का उसके बाद आमिर खान क्या जवाब देता है कि उसमें क्या होता है, पेंसिल क्यों नहीं ले जाते हैं। तो यही ऐसे ही मतलब आप लोगों को रिलेट करके ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, याद रखना रहना है। समझ गए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण प्रयुक्त होती है। यानी कार्बन डेटिंग ऐसा प्रोसेस है किसका आयु निर्धारित करता है, जीवाश्म का, पौधा का, चट्टान का, या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो जीवाश्म का आपका एज निर्धारण करता है। देखिए कभी भी कोई भी जीवाश्म मिलता है, कितनी बहुत पुरानी जीवाश्म मिलती है, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डेटिंग के थ्रू ही क्या होता है उसको पता लगाया जाता है कि ये कितने साल से पहले का होगा। जैसे आपको बारे में, जैसे डायनासोर कोई देखा नहीं था, लेकिन डायनासोर के अवशेष मिलने के से उसके कार्बन डेटिंग प्रोसेस हुआ, तो उसी से हम लोग को मालूम चला कि ये ऐसा भी जानवर पहले थे, अब वो विलुप्त हो चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि NaCl में कौन सा बंध है, यानी आपको बॉन्ड बताना है कि NaCl में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है। पहला कह रहा है आयनिक बनेगा या सहसंयोजी बनेगा या उप सहसंयोजी या H बंध। तो इसमें क्या होता है, NaCl यानी Na का क्या होता है, इसमें Na में लास्ट में क्या होता है, इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। तो इसके सबसे लास्ट में यानी आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके सोडियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो सोडियम होता है ये क्लोरीन को दे देता है, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है और इसका ऑक्टेट हो जाता है। तो ये इस तरह से ये दोनों क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, तो उसमें क्या हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र के थ्रू बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड का बॉन्ड कहते हैं। यानी आयनिक बॉन्ड के द्वारा वो मटेरियल बना हुआ है। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आयनिक बॉन्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए कह रहे धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी धोने का सोडा का रासायनिक नेम आपको बताना है। ये बहुत ही अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 या 5 नाम ऐसे कॉमन नाम है जो आपको हर एग्जाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी धोने का सोडे का रासायनिक नाम आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। कभी कभी मान लेते हैं कि बेकिंग सोडा पूछ देता है, यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, NaHCO3। ये क्या होता है, बेकिंग सोडा का। समझ गए। ऐसे एग्जाम में और कास्टिक सोडा पूछ देता है, तो कास्टिक सोडा का क्या होता है, Na, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को, इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। समझ गए। तो ऐसे एग्ज़ाम आप लोग को देखने में मिलता है। इसके अलावा आप लोग और भी देखते होंगे कि स्लेक लाइन कभी कभी पूछ देता है। ये सब कॉमन क्वेश्चन है आपको। स्लेक लाइन किसका नाम है, तो यानी इसका रासायनिक नाम क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। समझ गए। ऐसे आपको कॉमन नाम आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये साइंस के हमेशा पूछे जाने वाले, यानी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा क्विक लाइन कभी पूछ देता है। क्विक लाइन का रासायनिक नाम क्या होता है, या तो क्विक लाइन किसको कहते हैं, तो इसका रासायनिक नाम CaO होता है। समझ गए। तो इस तरह से आपका, मैं आशा करता हूँ कि जितने टर्म बताए होंगे आप लोग को क्लियर होगा, और ऐसे टर्म आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। बारूद बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, पोटेशियम नाइट्रेट। यानी बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर इसका रासायनिक सूत्र अगर जानना चाहते हैं तो क्या होता है, KNO3, यानी KNO3 को पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है। समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी 4 आपको विटामिन दिया हुआ है और उसका रासायनिक नाम दिया हुआ है। तो आपको इसमें क्या होना चाहिए कि सभी को मालूम होना चाहिए, नाम मालूम होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि विटामिन C का स्कॉर्बिक अम्ल दिया हुआ है, विटामिन B1 का थायमिन दिया हुआ है, और विटामिन D का रेटिनॉल दिया हुआ है, तो विटामिन K का नेफ्थेक्विनोन दिया हुआ है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि विटामिन D, यानी विटामिन D का रेटिनॉल नाम नहीं होता है। विटामिन D का क्या नाम होता है, क्या होता है, कैल्सीफेरॉल नाम होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग मैच है। विटामिन C को स्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, लेकिन विटामिन D को क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, रेटिनॉल नहीं कहा जाता है। रेटिनॉल किसका नाम है, विटामिन A का रेटिनॉल नाम है। समझ गए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर होगा। आप लोग कम से कम नाम के बारे में अच्छी प्रकार से नॉलेज होनी चाहिए। अब इसी के संदर्भ में कभी कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, पूछ देता है कि वाटर घुलनशील, यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं। समझ गए। तो विटामिन B और C क्या होते हैं, वाटर में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा वो क्या होते हैं, फैट, यानी फैट में घुलनशील होते हैं, यानी जो बच जाएगा A, D, E, K, ये सब क्या हो जाते हैं, आपका फैट में सोल्यूबल होते हैं। समझ गए। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन कभी कभी देखने को भी मिलता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा के कारण बनती है। यानी अब कह रहा है कि शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा के कारण क्या बनती है। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रोंकाइटिस, मेनिंजाइटिस, पथरी और मधुमेह। तो यानी देखिए आपका RRB NTPC में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पथरी हो जाएगा। आप लोग देखे भी होंगे कि बहुत लोग पथरी का ऑपरेशन कराते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो छोटे छोटे, ये क्या होते हैं, वाटर के थ्रू, हम लोग जो पानी पीते हैं उसी के थ्रू क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़े वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, तो वही क्या होता है। तो इसका अगर आप लोग रासायनिक नाम जानना चाहते हैं, अगर पथरी यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट का रासायनिक नाम क्या होता है, कभी कभी ऐसे पूछ भी सकता है। तो इसका रासायनिक नाम यानी CaC2O4, यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट का रासायनिक नाम क्या होता है, CaC2O4। समझ गए। तो यही कह रहा है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से आज का प्रैक्टिस सेशन
हम लोग यही समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद ज़रूर आई हुई होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। अगर आप लोग और इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें ऐसे आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।